चलो एक बार फलन को दोहरा लेते हैं हम। तो फलन को हमने बॉक्स में f से लिखा था। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फलन को f से ही लिखें, लेकिन चूंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अक्षर है फलन को परिभाषित करने के लिए, तो हमने फलन को स्मॉल f से लिया और किसी वैध इनपुट के लिए, वैलिड इनपुट के लिए, जिसे हम x कहते हैं, x हमने एक वैलिड इनपुट लिया। तो ये फलन x को प्रतिचित्रित करता है fx से, f ऑफ x से, यानी कि ये हमें आउटपुट के रूप में f ऑफ x देता है। x को मैप करता है fx से, यानी कि प्रतिचित्रित करता है fx से। और फलन का प्रांत यानी कि डोमेन क्या होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो फलन का प्रांत उन सभी इनपुटों का समुच्चय होता है जिन पर फलन परिभाषित होता है, और ये फलन का प्रांत यानी कि डोमेन है। और यहां से यदि हम कोई इनपुट x लेते हैं तो इस इनपुट के लिए हमें आउटपुट f ऑफ x मिलता है। और यदि हम कोई इनपुट बाहर से लेते हैं, प्रांत के बाहर से, यहां पे, और यहां पर हम उसे इनपुट के रूप में रखते हैं, तो फलन कहेगा रुको 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 जरा, आप प्रांत के बाहर का कोई भी इनपुट फलन में नहीं रख सकते हो, क्योंकि फलन इस इनपुट के लिए परिभाषित नहीं है। इसलिए फलन कहेगा इस इनपुट को कि मैं इस इनपुट के लिए परिभाषित नहीं हूं, क्योंकि ये प्रांत के बाहर से रखा गया है। मैं उन सभी इनपुट के लिए परिभाषित हूं जो प्रांत के अंदर है। अब एक और रोचक चीज है जो यहां पर हम जिसके बारे में बात करेंगे, और ये वीडियो भी उसी के लिए है। तो ठीक है, प्रांत तो वह सारे इनपुट होते हैं जिन पर फलन परिभाषित होता है, यानी कि वैध इनपुट्स का जो सेट है वही प्रांत होता है। तो फिर हम सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, यानी कि आउटपुट्स के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? इन इनपुट्स के लिए जो हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं, यदि हम उसका समुच्चय बनाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो परिसर यानी कि रेंज होता है समस्त आउटपुट्स का समुच्चय। तो यदि आपने प्रांत के समुच्चय से कोई एक इनपुट रखा तो ये आउटपुट के रूप में यहां पे देगा, और ये जो भी आउटपुट मिलेगा वो परिसर में होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार परिसर क्या है? समस्त आउटपुट्स का समुच्चय है। चलिए इसको और ठोस रूप में समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक फलन लिया है f, और इसमें इनपुट के रूप में x रख रहे हैं, और हमें आउटपुट fx के रूप में मिल रहा है, जहां पर fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर। मतलब हमने इनपुट के रूप में x रखा और हमें आउटपुट के रूप में fx जो कि x स्क्वायर है वो मिल रहा है। फलन f में x इनपुट डालने पर हमें x स्क्वायर आउटपुट मिल रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा? प्रांत क्या होगा? तो प्रांत सभी वैध इनपुट्स होते हैं, यानी कि fx में हम कौन कौन से इनपुट्स रख सकते हैं? तो सभी वास्तविक संख्याएं यहां पर रखी जा सकती हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन fx जो कि x स्क्वायर के बराबर है परिभाषित है। तो प्रांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम r से लिखते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसका रेंज क्या होगा? परिसर क्या होगा? तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम यहां पर फलन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी x अक्ष और ये हमारी y अक्ष। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका ग्राफ एक परवलय मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है, और इस परवलय का जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो मूल बिंदु है 0 0, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो जब हम इसके परिसर की बात कर रहे हैं तो हम इसके सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, यानी कि सभी संभावित आउटपुट्स का हम समुच्चय देखेंगे। तो यहां पे आउटपुट तो हमें y के रूप में मिल रहा है, तो हम देखते हैं y कहां से कहां तक गया है। तो देखिए y 0 से लेकर अनंत तक गया है, लेकिन कोई भी ऋणात्मक संख्या y नहीं ले रहा है। जब हम ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ क्या है? ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को मूल बिंदु पे स्पर्श करते हुए निकल गया है। तो सभी संभावित y क्या हो गए? ये हो गए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, इन सभी संख्याओं का समुच्चय। तो परिसर को हम लिख सकते थे f ऑफ x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर सिर्फ हम f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे। ये हमारे सभी आउटपुट्स का समुच्चय हो गया। आउटपुट हमें fx के रूप में मिला, और fx 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो इस बार उदाहरण में हमने लिया g ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स। इसको आप सरल करके लिख सकते थे, x से x कट जाता तो आप लिखते gx बराबर x। लेकिन यदि हम gx के हर में देखें तो x था, तो इसके डोमेन में 0 नहीं हो सकता है,
क्योंकि अगर x का मान आपने 0 रखा तो 0/0 मिल जाएगा, और 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अनिर्धार्य रूप होता है। तो x बराबर 0 पर gx परिभाषित नहीं है। तो ये gx बराबर x² से जब हम इसे सरल करके gx बराबर x लिख रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा x 0 के बराबर नहीं है, तभी तो हम x से x काट पाए। तो अब ये gx x के बराबर है जब तक कि x 0 नहीं होता है, अर्थात ये दोनों ही परिभाषाएं तुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो अब हम इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमने x अक्ष और y अक्ष बना ली। तो ये हमारी y अक्ष और ये हमारी x अक्ष। तो ये एक हमें सरल रेखा मिलेगी, y बराबर x, बस x 0 नहीं होना चाहिए, और y बराबर x की प्रवणता 1 है। अब चूंकि ये x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए 0 पर हम एक गोला बना देंगे इस तरीके से। गोले का मतलब हुआ यहां पर ये फलन का जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ये फलन यहां तक आया, उसके बाद यहां से चालू हुआ है। x बराबर 0 पर ये फलन का कोई भी हिस्सा नहीं है, यानी कि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। तो अब यदि हम इसका प्रांत लिखें तो प्रांत में क्या होगा? प्रांत में हम देख रहे हैं इनपुट्स के रूप में हम क्या क्या डाल सकते हैं। हम सभी वास्तविक संख्याएं डाल सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़ के। तो ये होगा x तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, यानी कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 के बराबर नहीं है। और इसका परिसर क्या होगा? रेंज क्या होगा? परिसर यानी कि रेंज। और यहां पर रेंज भी वही होगा जो प्रांत है, मतलब रेंज को हम ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर प्रांत भी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है सिर्फ 0 को छोड़ के, और परिसर भी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है सिर्फ 0 को छोड़ के। तो यहां से जो बात आपको समझ में आती है कि किसी भी फलन का प्रांत सभी वैध इनपुट्स का समुच्चय है, और परिसर उन वैध इनपुट्स के लिए फलन के सभी आउटपुट्स का समुच्चय है।